हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर प्राइसिंग। फ्यूचर प्राइसिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और इसको यूज करके फ्यूचर प्राइसिंग का कैसे थियोरेटिकल प्राइस का कैलकुलेशन किया जाता है और उसका यूज करके आर्बिट्रेज कैसे करते हैं, यानी आर्बिट्रेज का पोजीशन क्या होता है, किस पोजीशन पे हमें रिस्कलेस प्रॉफिट होता है जिसे हम लोग आर्बिट्राज कहते हैं, उसको हम लोग आज सीखेंगे। फ्यूचर प्राइसिंग भी सीखेंगे और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है इसका आर्बिट्रेज, इसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। फ्यूचर प्राइसिंग क्या होता है सर जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक कोई कमोडिटी है, ठीक है ना, कोई कमोडिटी है, इसका आज स्पॉट प्राइस, कोई एक सामान है जिसका प्राइस आज 100 रुपए है सर, ये है t इक्वल टू 0 और ये है t इक्वल टू 1, आज से ठीक 1 साल के बाद का समय, और यहाँ पे हमको इसकी प्राइस पता करनी है कि कितनी होगी। तो आप पूछेंगे सर कि यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हमने बता दिया आपको 10%, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 10% है सर। ये कमोडिटी अगर जिसके पास है तो अगर आज से लेके वो 1 साल तक रखेगा तो क्या उसकी कोई स्टोरेज कॉस्ट होगी? जी हाँ, मान लेते हैं उसकी स्टोरेज कॉस्ट है 2%, तो उसका कॉस्ट ऑफ कैरी यानी टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको कैरी करने का कॉस्ट आया सर 12%। यानी कि ये चीज अगर थियोरेटिकली देखी जाए तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये कंपाउंडिंग होगी, इसका 2% का स्टोरेज कॉस्ट होगा, टोटल सर 12% इसका कॉस्ट ऑफ कैरी है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस हो जाएगी इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूचर प्राइस। 1 साल के बाद की प्राइस का कैलकुलेशन इसी रेट से कर दिया जाएगा, एकदम नॉर्मल सी बात है सर। तो फ्यूचर का यहाँ प्राइस कितना होगा, ये हो जाएगा सीधा 12% इंक्रीज कर जाएगा, 112 रुपए 112 रुपीज इसका फ्यूचर प्राइस होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, यही है फ्यूचर प्राइसिंग। यानी सर फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, चाहे ये शेयर्स होंगे या हमारा कोई भी कमोडिटी होगा, उस सब पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जो भी हम इस पे एक्सपेंस करते हैं वो हमारे लिए इसका कॉस्ट ऑफ कैरी है और बदले में कुछ रिटर्न मिलेगा उसको माइनस कर दिया जाता है। जैसे यदि हमें डिविडेंड के रूप में कुछ रिटर्न मिलता है, शेयर वाले में यही एक अलग बात हो जाएगी कि डिविडेंड का रेट दिया होगा या डिविडेंड हमें रिसीव हो रहा होगा तो वो कॉस्ट ऑफ कैरी से माइनस कर लिया जाता है। अगर ये स्टोरेज कॉस्ट है तो ये स्टोरेज कॉस्ट हमारे रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ कैरी जो है वो 12% की हो गई। बस, तो यहाँ फ्यूचर प्राइसिंग में सर फ्यूचर का प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्पॉट प्राइस, और स्पॉट प्राइस में हमने इसको 1 प्लस आई, इसी को तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, 1 प्लस आई टू द पावर n। सर यहाँ पे स्पॉट प्राइस कितना था 112 रुपीज, सॉरी इसका प्राइस था 100 रुपीज, और इंटरेस्ट रेट टोटल हमारा इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ कैरी लेंगे आप तो वो हो जाएगा 1.12, और ये टू दी पावर इस पे हो जाएगा 1। 1 साल का टाइम है सर हाफ ईयर 6 मंथ का फ्यूचर प्राइस निकालना होता, फ्यूचर का प्राइस, ठीक है, तो हाफ मंथ का फ्यूचर का प्राइस होता 6%, यहाँ पे आप हाफ ले लेते, ये इंटरेस्ट रेट आपका 6% हो जाता। चलिए सर, तो यहाँ पे 1 साल के बाद ये प्राइस हो गई 112। बस यही है फ्यूचर प्राइसिंग। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर प्राइसिंग का कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है कॉस्ट ऑफ कैरी को लेके। सर यहाँ तो एक और फॉर्मूला आप लोगों ने अगर किताबों में देखा होगा तो आपको ये दिखता होगा ऐसे, फ्यूचर प्राइस इक्वल टू S मतलब स्पॉट प्राइस इनटू ई टू द पावर RT, ऐसे दिखता है। जी सर, E को कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर। E जो होता है वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करता है, और ये हमारा जो कंपाउंडिंग होता है 1 साल का एक साथ हो रहा है। बस इतना ही अंतर है, इसकी वैल्यू थोड़ा सा इस वैल्यू से ज्यादा आती है, लेकिन अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो वैल्यू सेम आती है। चलिए
अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ी सी ज्यादा आती है जब कोई भी चीज कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग होगा और एट द एंड ऑफ द पीरियड कंपाउंडिंग होगा, तो दोनों में डिफरेंस तो होगा। कितनी आएगी वैल्यू देखिएगा, स्पॉट प्राइस हो गया 100 इंटू ई टू द पावर आर, इंटरेस्ट रेट यानी कॉस्ट ऑफ कैरी, आर का मतलब यहाँ कॉस्ट ऑफ कैरी से है, कॉस्ट ऑफ कैरी हो गया 12% का 1.2 टी, टाइम पीरियड सर 1 है तो 0.12 में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा। सर हाफ ईयर का कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे हाफ रख दीजिएगा। सर क्वार्टर का अगर करना होगा तो यहाँ पे 1/4 रख देंगे, बस यही काम करना होगा। ये हो जाएगा 100 पे पावर e टू द पावर 12। एक चीज है सर, e टू द पावर 12 आपके उसमें दिया होगा आंसर, कितना दिया होगा सर, वो 1.12 कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर, इसका समथिंग कुछ आएगा 1.12। हम कैलकुलेट करके अभी कैलकुलेटर से भी दिखा देते हैं, ये कैलकुलेट हो जाएगा, एक तरीका सिखा देते हैं आपको कैलकुलेट करने का। लेकिन अगर आपके एग्जाम में यदि कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर e टू द पावर 12 की वैल्यू नहीं दी गई है तो उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएगी, 1.12। एक साल का टू द पावर 1 है तो 1.12 के इक्वल आएगा, और वो हम यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, आप उसी को ले लीजिएगा, आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, वो आंसर अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। लेकिन सर अगर ये वैल्यू दी होगी तो इसका यूज करिएगा, बस दोनों में यही अंतर है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर का यूज करके कंपाउंडिंग करिए, या आप अपना सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला पढ़े हैं उससे कंपाउंड करिए, दोनों से थोड़ा सा अंतर आता है आंसर में। सर अच्छा कौन है और सही कौन है, सही जो बुक्स में लिखा गया है कि थ्योरेटिकल प्राइस कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर से रिस्क फ्री इंटरेस्ट को लेके करना है आपको, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके हम लोग जो काम करेंगे और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर्स का यूज करेंगे, ये एकदम एग्जैक्टली सही है, पूरी तरह से वो ठीक है, ये काम चलाने वाला है। अगर वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पा रही है, ये काम चलाने वाला है, ये एग्जैक्ट है। ठीक है सर, कितनी आएगी वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। आपके क्वेश्चन में नीचे ये वैल्यू दी रहेगी, ठीक, आप सीधा सीधा उठा के वहां से पुट कर लेंगे। सर कैलकुलेट भी करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए कैलकुलेट करने का तरीका है, उठाइए अपना कैलकुलेटर, ठीक, ई की वैल्यू होती है 2.718, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.718, इस पे पावर 1.2 है, इसका वैल्यू निकालना है आपको तो सीधे 12 टाइम अंडर रूट, जो भी यहाँ वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू होती है 2.718 पे पावर 12। ये दुनिया के हर नंबर पे ये अप्लीकेबल है जो तरीका बताने जा रहे हैं। आप लोग इस पे 12 टाइम अंडर रूट लगाएंगे, कितने टाइम्स, 12 टाइम्स, ठीक है। तो लिखिएगा कैलकुलेटर पे 2.718, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स अंडर रूट हो गया जी सर। वैल्यू आ गई 1 पॉइंट समथिंग 0024 ऐसे आ गई। फिर कर दीजिए -1 कर दीजिए उसमें से, ये नियम है, करने का तरीका है, प्रोसेस है, याद रखिएगा। -1 कर दिया सर। अब जो भी पावर होगा, पावर यहाँ पे 0.12 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनटू 0.12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सर, 0.00002929741 आ गया, कैलकुलेटर पे दिख रहा है आपको जी। +1 कर दीजिए, 1.00 समथिंग आ गया, दिख रहा है आपको। अब इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स, इनटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये वैल्यू आ गई होगी आपके कैलकुलेटर पे 1.12, राउंड ऑफ करिएगा तो 75, थोड़ा सा ज्यादा आ गया। यहाँ पे ये वैल्यू आई थी 1.12, सिर्फ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको मिलने वाली है 100 इंटू ई टू द पावर 0.12 की वैल्यू होती है 1.1275, और जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब आ जाएगा, इसका फ्यूचर का प्राइस होगा 112.75, यानी 75 पैसे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग फैक्टर ने ये वैल्यू ज्यादा दिया। ये एग्जैक्ट सही है, ये एग्जैक्ट है, ये पूरी तरह से ठीक है, और ये अप्रॉक्स है, ठीक है सर।
तो आपने दोनों बात बता दिया कि हमको एग्जैक्ट लेना है, ये ऐसे दिया होगा e टू द पावर इसकी वैल्यू 1.1275 सीधा सीधा ले लेना है और यहाँ पे 100 स्पॉट प्राइस से मल्टीप्लाई करके फ्यूचर की प्राइस बता देंगे। इस प्राइस को हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल प्राइस। क्या बोलेंगे? थियोरेटिकल प्राइस। बस थियोरेटिकल प्राइस का तरीका। थियोरेटिकल प्राइस तो कैलकुलेट करना आ गया, कैलकुलेटर पे जो बताए अगर आप सीख लिए तो भी ठीक, नहीं सीखे तो भी ठीक, वो बस एक छोटा सा प्रोसेस था। बाकी आपको काम ऐसे ही करना है, ये दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर फ्यूचर की प्राइस तो आ गई, थियोरेटिकल प्राइस कितनी आ गई? अब ये थियोरेटिकल प्राइस आ गई इसकी 1.1275, ठीक है ना, 1.1275। चलिए थियोरेटिकल प्राइस यहां लिख दिया हमने। मतलब जो भी हमारे कैरिंग कॉस्ट है और जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, ये मिला के इसकी प्राइस एक साल के बाद उस कॉमोडिटी की, अगर आज उस कॉमोडिटी की प्राइस 100 रुपए है तो एक साल के बाद 112.75 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन सर एक मार्केट चल रहा है इसी के पैरेलल जिसका नाम है डेरिवेटिव मार्केट, और इस डेरिवेटिव मार्केट में सुनेंगे ध्यान से, इसी दिन ये t इक्वल टू 0 पर ही, और ये है t इक्वल टू 1, एक साल बाद का समय। सारी बातें आपको समझाते हैं। यहां पे फ्यूचर मिल रहा है आपको, ये फ्यूचर आपको यहाँ सेल करना है या बाय करना है, आप चले जाइए इस मार्केट में। मार्केट का मतलब क्या होता है सर? मार्केट का मतलब जहाँ कोई अपना सामान बेच सके, कोई उस सामान को खरीद सके, जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों पहुंचते हैं, वही है मार्केट। और हम पहुंचे हैं डेरिवेटिव मार्केट में, जहाँ डेरिवेटिव्स बिकती हैं, और एक डेरिवेटिव का नाम है फ्यूचर्स। और ये फ्यूचर्स बिक रहे हैं, मतलब वो कॉमोडिटी जो है वो अंडरलाइंग एसेट है। जो कॉमोडिटी 100 रुपए की थी वो अंडरलाइंग एसेट है और वो डेरिवेटिव मार्केट में बिक रही है। एक कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा हुआ है कि आज के एक साल के बाद हम यहाँ पे 114 रुपीज में प्राइस हमारा है डेरिवेटिव्स का। कितना प्राइस दिया? 140 रुपीज। ये एक साल के बाद की प्राइस t इक्वल टू 0 पे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट वो कब हो जाता है सर? t इक्वल टू 0 पे। और इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ सेल भी कर सकते हैं आप और बाई भी कर सकते हैं। सारी बातें यहीं समझा देते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है सर, यहाँ सेल भी होता है, बाई भी होता है। और इसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा स्मार्ट तरीके से नाम को बोलना होता है, तो हम लोग कहते हैं ये फ्यूचर्स हैं। क्या है? फ्यूचर्स। यानी फ्यूचर्स का मतलब कुछ नहीं है, फ्यूचर के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है, आज की दिन ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आज से एक साल के बाद यदि आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है, ध्यान से सुनेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बाई किया है तो 114 रुपए में उस सामान को खरीदने का अधिकार है आपके पास। सर हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है तो 114 रुपीज में सेल करने का अधिकार है आपके पास, उस दिन आप सेल करिएगा उसको, ठीक है। ये बस इतना ही है फ्यूचर्स का मतलब। बाई किया आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो उस कॉमोडिटी को बाई करने का, और सेल किया तो सेल करने का, बस कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब आप बताएं सर, यहां ये जो प्राइस है ना, यहां पे जो प्राइस है थियोरेटिकल प्राइस और डेरिवेटिव मार्केट में ये जो प्राइस है ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे आर्बिट्रेज, यहाँ पे प्रॉफिट बनाने का मौका मिल जाता है। कहीं खरीद के दूसरी जगह बेच दीजिए, यानी बाय और सेल, सस्ता खरीदिए महंगा बेचिए। दुनिया का नियम है, प्रॉफिट ऐसे ही बनता है। और थियोरेटिकल आप लोग लिखेंगे ये बात, ये दिया हुआ रहेगा कि मार्केट में जो फ्यूचर की प्राइस है एक साल के लिए वो दिया होगा 114 रुपीज है, ऐसा लिखा उसने। तो आप कहिएगा थियोरेटिकल प्राइस is not equal to market price। इसका जो मार्केट में प्राइस है उसके इक्वल नहीं है। Hence, इसलिए आर्बिट्राज will be possible, इसलिए आर्बिट्राज पॉसिबल है।
कैसे सर, कैसे पॉसिबल है? ये देखिए, ये है सर सस्ता, चीपर, और ये है महंगा, महंगा मतलब डियरर। तो दुनिया का नियम है, अब आप लोग कहते हैं कि सर ये मार्केट प्राइस इज थियोरेटिकल प्राइस इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस देन दिस, इफ मार्केट प्राइस इज लेस देन दिस देन दिस, ये याद करने की जरूरत नहीं, सीधी सी बात है। सस्ता खरीदा जाता है और महंगे को बेच दिया जाता है। सस्ता कौन है सर? ये यानी हम अपना थियोरेटिकल प्राइस में जो प्रोसेस हुआ है ना, बाई करेंगे इस सिचुएशन में 114 है तो बाय थियोरेटिकल प्रोसेस, जो भी थियोरेटिकल प्रोसेस में काम हुआ है उसको बाय कर लेना है। थियोरेटिकल प्रोसेस में क्या हुआ है सर, और सेल क्या कर देंगे, ये हमने आपको तुरंत लिख दिया सेल। ये महंगा है सर, महंगा बेच दीजिए, सेल फ्यूचर्स। सेल फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर में सेल करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको अधिकार मिलेगा कि फ्यूचर में 114 रुपए में 114 रुपीज में इसको सेल कर सकते हैं, खरीद लीजिएगा। सेल फ्यूचर्स, सेल फ्यूचर मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू सेल इन फ्यूचर एट ₹114 मिल गया अधिकार। अब होगा सर क्या, देखिए ना, अब क्या होगा, बाय किया आपने, अब बाय थियोरेटिकल प्रोसेस। थियोरेटिकल प्रोसेस में क्या था, पहला बाय स्टॉक, स्टॉक था ना, स्टॉक की प्राइस कितनी थी सर, 100 रुपए, बाय स्टॉक कर लिया हमने 100 रुपए। और स्टॉक खरीद लेंगे तो उसका इंटरेस्ट का कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, इंटरेस्ट की कॉस्ट आएगी, प्लस उसकी कैरिंग कॉस्ट आएगी, मतलब स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी। और ये सब स्टोरेज कॉस्ट मिला के जो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग होगा तो इसमें प्राइस कितनी ऐड हो जाएगी। आज की डेट में आप खरीद लीजिए 100 रुपए का सामान, तो खरीदेंगे तो कहीं रखना पड़ेगा ना, सेफ रखना पड़ेगा, उसकी कॉस्ट 2% है, ऊपर लिखा हुआ था। 10% रिस्क आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है सर, उस सामान को नहीं खरीदते, बैंक में रहता तो 10% कमाते। तो वो हमारा कुल मिला के स्टोरेज कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट लेके अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करेंगे तो 12.75 ऊपर कैलकुलेट हुआ था। टोटल ये हमारे पास आएगा 112.75, यहाँ की कॉस्ट आ गई अपना। ये क्या हो गया सर, ये होगा अपना आउटफ्लोज। तो सर इनफ्लोज क्या होगा, हम दूसरा सेल कर देंगे, अपना एक राइट लेके बैठे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं कि हमको बेचने का अधिकार दे दो, डेरिवेटिव मार्केट तुम हमें बेचने का अधिकार दिए हो 114 रुपीज में, तो हम सेल कर देंगे 100। ये कब होगा, एट t=1, 1 साल के बाद इतनी कॉस्ट हो जाएगी हमने जो खरीदा था। और सेल फ्यूचर में हमने कॉन्ट्रैक्ट जो लिया है इसी चीज को ले आके सेल कर देंगे 114 रुपीज में, तो ये हमारा इनफ्लोज हो जाएगा। और इनफ्लोज एट t=1, तो अपना इसी को आर्बिट्रेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, रिस्कलेस प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये हो गया अपना रिस्कलेस प्रॉफिट। क्या हो गया, रिस्कलेस प्रॉफिट। कितना हो गया सर, 1.25 रुपीज का पर शेयर हम रिस्कलेस प्रॉफिट बना सकते हैं। क्लियर हुई बात? जी सर, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि रिस्कलेस। हमेशा इसमें से कोई सर इसका नियम कानून कुछ लिखना कुछ नहीं, सस्ता वाला जो होगा ना वो खरीद लीजिएगा और महंगा वाला बेच दीजिएगा। ये दुनिया का नियम कानून है, इसी तरह से प्रॉफिट दुनिया बनाती है, ऐसे ही आप भी बनाइएगा। इसी को आर्बिट्राज प्रॉफिट कहते हैं। सर हो सकता है कि मार्केट में ये 114 में न होके 111 रुपीज पे बुक हो तो जी, दूसरा सिचुएशन ये है, इसी को कहते हैं इफ पहला मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन थियोरेटिकल प्राइस। हमने क्या पढ़ लिया, मार्केट में प्राइस अगर थियोरेटिकल प्राइस से ज्यादा है तो आर्बिट्राज प्रॉफिट कैसे होता है या रिस्कलेस प्रॉफिट कैसे होता है, हम सीख चुके हैं। सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे। ठीक है सर। दूसरा, चलिए
अपना थियोरेटिकल प्राइस कितना आया था सर? पहले से हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं कि थियोरेटिकल प्राइस अगर दिया हुआ है 112.75 और फ्यूचर्स अवेलेबल हैं अपने पास डेरिवेटिव मार्केट में। डेरिवेटिव मार्केट में सर फ्यूचर्स बिक रहे हैं, जो एक जिसमें अंडरलाइंग हमारा वही कॉमोडिटिव है। कितने में बिक रहा है सर? 111 रुपीज में। ठीक है, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। यहां भी सर थियोरेटिकल प्राइस नॉट इक्वल टू मार्केट प्राइस, तो यहां भी आर्बिट्राज पॉसिबल है, हेंस आर्बिट्राज पॉसिबल होगा। सर कैसे होगा? फिर कहते हैं सस्ता, यहां पे हम इसको खरीदेंगे, इसको इस बार सेल किए थे ना, यहां पे अब बाय करेंगे हम इसको डेरिवेटिव मार्केट में। इसको बाय, पहला बाय, ये सस्ता है और ये महंगा है, तो बाय फ्यूचर्स मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे कि आज के 1 साल के बाद इसी कॉमोडिटिव को हम 111 रुपए में बाय करने का मेरे पास अधिकार है और हम बाय करेंगे इसको, और उसके बदले में हमें देना क्या होगा? हमारी ऑब्लिगेशन क्या होगी? 111 रुपीज का पेमेंट करना होगा। तो बाय फ्यूचर एट ₹111 रुपीज, और सेल क्या कर देंगे सर? ये आर्बिट्रेज प्रॉफिट, बस इतना ही लिखना है, समझ लिया, हो गया काम आपका। सेल पूरा जो थियोरेटिकल प्रोसेस था ना, थियोरेटिकल प्रोसेस, ये आपके समझने के लिए है। आप लिख सकते हैं सेल स्टॉक, यानी स्टॉक में जो भी है उस सेल कर दीजिएगा। सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो हमने बाय कर लिया, आज से 1 साल के बाद हमें वो कॉमोडिटी जो जिसकी प्राइस आज 100 रुपए है वो 111 रुपए में मिल जाएगी, ये मेरे पास पेपर है। ठीक, तो 111 रुपए में आपको मिलेगी। तो आज जानते हैं क्या करिए, सेल कर दीजिए स्टॉक को, सेल स्टॉक। सर स्टॉक सेल कहां से करें, कितने रुपए में? 100 रुपीज में। 100 रुपीज में सर कैसे उसको सेल करेंगे? दोस्त से मांग लीजिए, इसको कहते हैं सेल थियोरेटिकल प्रोसेस, या इसको कहते हैं क्रिएट शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन का मतलब सेल करने का इंतजाम कर लेना, और ये खरीदने का इंतजाम कर लिया आपने, इसको कहते हैं क्रिएट लॉन्ग पोजीशन। बस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर लीजिए सस्ते पे, और शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लीजिए महंगे पे। तो सेल कर दिया स्टॉक। सर स्टॉक कहां से आएगा? सर मेरे पास तो नहीं है तो हम क्या प्रॉफिट नहीं बना सकते? बना सकते हैं। दोस्त का मांग लीजिए, किसी से उधार ले लीजिए कि भाई तुमको 1 साल बाद वापस लौटा देंगे, तुम लेके रखोगे? तुम्हारा जो रखने का 2% स्टोरेज कॉस्ट आता है, हमको दे दो, सामान दे दो, हम रखे हुए 1 साल बाद वो सामान सही सलामत तुमको वापस कर देंगे। किससे बोला आपने? अपने दोस्त से। दोस्त ने कहा और अच्छी बात है, ये ले लो, 2% की कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ले जाओ, ये सामान रखो। हमने कहा ठीक है। तो अब वो क्या किया, हम सामान लाए और बेच दिए, ले आके बेच दीजिए, डरने की बात नहीं है, रिस्कलेस प्रॉफिट है, होगा। सामान ला के बेच दीजिए, सेल स्टॉक से स्टॉक बेच दिए, और इन्वेस्ट कर दीजिए। इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10% रिस्क फ्री रेट जो है मार्केट में 10%, उस पर हमने इन्वेस्ट कर दिया। प्लस दोस्त से बोले थे प्लस 2% स्टोरेज कॉस्ट, दोस्त से मांग लिए थे। किससे? दोस्त से क्या बोले थे? दोस्त 2% वो पैसा हमें दे दो, जो तुम खर्च करते हो वो हम खर्च करेंगे और अपने पास रखेंगे, तुम स्टोरेज की भी चिंता मत करो, सब कुछ हम देखेंगे। उसने कहा ठीक है, हम रखेंगे तो भी खर्च होगा, तुम रखोगे तो भी खर्च होगा। तो 2% या तो इसको माइनस कर दीजिए, या उसको आप कहिएगा कि 2% का स्टोरेज कॉस्ट आपको मिल गया, या सेविंग इन स्टोरेज कॉस्ट। अगर आपके पास पहले से है, सर हमारा दोस्त का नहीं है, हम दोस्त से नहीं मांगेंगे, मेरे पास था अपना बेच दिए, तो सेविंग है, और सेविंग है तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है, इनफ्लो है।
खर्च, कोई पैसा अगर खर्च नहीं हो रहा है तो वो इनफ्लो ही है, प्रॉफिट ही है। तो 2% का ये प्रॉफिट स्टोरेज कॉस्ट लिख दिया हमने, स्टोरेज कॉस्ट 2% का ये स्टोरेज कॉस्ट अपने लिए प्रॉफिट है, और 10% रिस्क फ्री रेट है, ये कमाएंगे हम इस 100 रुपए पे। ये 2 कमाई तो होगी। अपना स्टॉक था, बेच दिए, सेविंग होगी। दोस्त का है, उसका सामान रखे हुए हैं कह के, तो भी हमारे पास क्या है, 2% की सेविंग होगी, उससे ले लेंगे। तो ये 2% मिलेगा ही मिलेगा हमको, 10% मिलेगा ही मिलेगा। और टोटल ये अमाउंट बिकम आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद ये कितना अमाउंट हो जाएगा सर, 112.75। ये मेरे लिए इनफ्लोज होंगे, पैसा मेरे पास आ गया। अब क्या करना है सर, दोस्त का है या अपने खजाने में से निकाल के उस स्टॉक को बेचे थे तो वापस खरीद के रखना भी तो है, परचेस कर लेंगे बाय फ्यूचर्स, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको बाय करेंगे। कितने में, 111 रुपीज में। और हमारा जो रिस्कलेस प्रॉफिट है वो आ चुका है आपके सामने। इसको क्या कहिएगा, रिस्कलेस प्रॉफिट, या इसी को कहिएगा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आर्बिट्रेज में हमने रिस्कलेस प्रॉफिट बनाया, कितना, 1.75 रुपीज का प्रॉफिट बन गया। यानी कि यदि मार्केट प्राइस जो है, जो हमारी थियोरेटिकल प्राइस है, जो हमारी कैरिंग कॉस्ट है, उसमें जब हम स्पॉट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस थियोरेटिकल प्राइस से अगर ये हमारा मार्केट प्राइस डिफर करेगा डेरिवेटिव मार्केट में, उसका जो प्राइस है उसके इक्वल नहीं है, तो रिस्कलेस प्रॉफिट बनाया जा सकता है। और किस तरह से बनाया जा सकता है सर, उसके पीछे उसका वे बताइए। तो वे हम रटने के लिए नहीं बोलेंगे कि मार्केट प्राइस बड़ा होगा और ये होगा तो ऐसे करिएगा। हम सीधा कहेंगे कि आप खुद सोचिएगा, सस्ती चीजें खरीदी जाती हैं, महंगी चीजें बेची जाती हैं, तभी प्रॉफिट होता है। और उसी सिचुएशन के अनुसार हमने आपको प्रॉफिट बना के दिखाया। और पूरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट को लिखने का, एक्सप्लेन करने का ये तरीका था। इस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फ्यूचर प्राइसिंग का सर, डिविडेंड में क्या अलग हो सकता है, कुछ नहीं, स्पॉट प्राइस वही है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग वही है। उसमें क्या होता है कि जब हम रिस्क फ्री रेट, अपना पैसा है ना, हम अपना पैसा शेयर खरीद रहे हैं सर, शेयर खरीद रहे हैं तो इंटरेस्ट जाएगा। हमने शेयर खरीदा है तो पैसा लगा है ना मेरा, हमने उधार लिया है रिस्क फ्री रेट पे बैंक से, तो रिस्क फ्री रेट पे उधार लिया है तो हमारा वो पैसा जा रहा है। लेकिन सर उधर से डिविडेंड भी आ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैरिंग हमारा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इंटरेस्ट 10% जा रहा है, 2% मान लीजिए हमको डिविडेंड मिलेगा शेयर लेंगे तो कैरिंग कॉस्ट हमारा 8% हो जाएगा। और बाकी चीज़ें सब ऐसे ही एक्सप्लेन की जाती हैं। तो फ्यूचर प्राइसिंग का यही था कॉन्सेप्ट। और आज की क्लास हम इसी कॉन्सेप्ट के साथ ख़त्म करते हैं। फिर अगले क्लास में मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।